गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, अभी हम लोगों ने वेक्टर की स्टडी करते समय वेक्टर के पार्ट 1 और पार्ट 2 के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और उन पर आधारित क्वेश्चंस को सीखा। आज हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए वेक्टर के कुछ अन्य टॉपिक्स की स्टडी करेंगे जो कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप लोग इनको अच्छी तरह तैयार करेंगे। सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाएं। जिनको नोट्स बनाना है वो साथ साथ नोट्स को बनाएं और हर एक लेक्चर को टाइम टू टाइम आप प्रिपेयर भी करें ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। जो बच्चे नए हैं, जो अभी हम लोग के चैनल के साथ जुड़ रहे हैं या जो नए सब्सक्राइबर हैं, वो लोग आज के टॉपिक को और अच्छी तरह समझने के लिए वेक्टर के पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो को पहले अच्छी तरह देखें, समझें और तब उसके बाद पार्ट 3 पर आएं। और जो बच्चे लगातार कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं और हर एक वीडियो को अच्छी तरह तैयार कर रहे हैं, उनको तो ये टॉपिक और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। लेकिन मैंने उनके लिए बताया, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट आगे वाले पार्ट में आ जाते हैं। उनको पहले वाले पार्ट में या पिछले टॉपिक्स के बारे में ज़्यादा अच्छा नॉलेज नहीं होता, तो पहले आप उसको प्रिपेयर करें, ठीक है ना। और भी जो ऐसे बच्चे हों आपके कांटेक्ट में हो जिनकी तैयारी इस समय नहीं हो पा रही हो, आप उनको भी बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करा दें और सभी लोग बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है बच्चों, तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। वेक्टर। देखिए, वेक्टर के पार्ट 2 के वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है ना। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अर्थात वेक्टर का वियोजन, याद होगा सभी लोगों को। ऑफ वेक्टर यानी वेक्टर का वियोजन, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों में इसलिए हम बताते हैं ताकि किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम ना आए कि हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए अपने अपने मीडियम में आप टॉपिक को ध्यान से समझा करें, ठीक है ना। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किसी भी वेक्टर को अगर ऐसे पार्ट में बांटा जाए, किसी भी वेक्टर को अगर ऐसे पार्ट में बांटा जाए कि उनका दोनों का जो सम हो, उन भागों का जो सम हो, उन पार्ट्स का जो सम हो, उसका रिजल्टेंट गिवन वेक्टर के इक्वल हो, तो उसको हम लोग बोलते थे रिजोल्यूशन। वेक्टर का वियोजन दो प्रकार के कंपोनेंट होते थे, हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता था? ax = a cos थीटा अगर a वेक्टर का है तो, और b और ay = a sin थीटा। अगर फोर्स की प्रॉब्लम है तो fx = f cos थीटा, fy = f sin थीटा। थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता था? जो रिजल्टेंट वेक्टर होता था वो x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाए उसको हम लोग क्या कहते थे? थीटा। उस पे आधारित पार्ट 2 के वीडियो में हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स भी लगाए हैं, आप लोग उनको पहले ध्यान से समझें और फिर आगे की ओर बढ़ें, ठीक है ना। तो अब कई बच्चों ने कहा कि सर वेक्टर के रिजोल्यूशन में जो इंक्लाइंड प्लेन की प्रॉब्लम होती है उसके बारे में बता दीजिए कि कैसे हम लोग वेक्टर को रिजोल्व करते हैं इंक्लाइंड प्लेन में। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब आनत तल। कौन सा तल? आनत तल या रुच्छ तल, या आपने उसको पढ़ा होगा इंक्लाइंड प्लेन का मतलब हुआ झुका हुआ तल। आप ऐसे समझें, कोई भी एक ऐसा प्लेन जो किसी भी सरफेस पर झुका हुआ हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंक्लाइंड प्लेन। जैसे बच्चों हमारे पास कोई भी एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन का मतलब हुआ कोई भी एक ऐसा प्लेन जो किसी एंगल पे झुका हो। जैसे कि हमने कहा कि ये एंगल है थीटा, थीटा का मतलब क्या हुआ? प्लेन ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और ये सरफेस कौन सा है? इंक्लाइंड प्लेन। उसको हम लोगों ने लिख दिया इंक्लाइंड प्लेन। आनत तल, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये एंगल कितना? थीटा। और यहां पर m मास की हमने कोई भी एक ऑब्जेक्ट रख दी। समझिएगा, हमारे पास m मास की कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोगों ने यहां इंक्लाइंड प्लेन पे रखा है। तो जो बच्चे पहले इसको पढ़ चुके हैं उनको तो पता होगा इसमें कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको अंदाजा भी कम होगा कि इसमें कौन कौन से फोर्सेस काम करते हैं। तो यहाँ पर ये बॉडी का मास कितना है? m,
क्लियर? तो सबसे पहले तो याद रखा करो कि किसी भी बॉडी को या किसी भी ब्लॉक पर या जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो, जैसे एक ऑब्जेक्ट है तो इस पर नीचे की ओर सबसे पहले क्या लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अर्थ हर एक बॉडी को अपनी ओर जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वबल, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये W इज इक्वल टू किसके इक्वल होती है, mg। किसके इक्वल होती है, इसका मतलब जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है दैट शुड बी इक्वल टू mg। तो इस m मास की बॉडी पर भी एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा दैट इज mg। ये फोर्स आपको समझ में आ गया। m मास के ऑब्जेक्ट पर नीचे की ओर जो फोर्स लगेगा उसको बोलते हो फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट बी इक्वल टू mg। ठीक, थीटा को क्या बोलते हो, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल जो हॉरिजॉन्टल के साथ बना हो, उसके साथ बना हो, क्षैतिज के साथ जो एंगल बने उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा। ठीक, अब बेटा हम लोग एक काम करेंगे, यहां पर दो एक्सिस सेलेक्ट करेंगे, एक को x एक्सिस और दूसरे को y एक्सिस। सभी लोग जानते हो x और y आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। अब हमको ये एंगल देखना है, ठीक, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा। अब कुछ बच्चे इस चीज को नहीं समझ पाते कि ये एंगल कैसे होगा, थीटा। थोड़ी सी ज्योमेट्री हम उनके लिए बता दें कि कैसे आपको इस चीज को समझना है। जैसे यहां पर ये नीचे की ओर देखिए, एक ये फोर्स हो गया mg, दूसरी एक्सिस यहां पर इस प्रकार हो गई, ठीक, और ये जो इंक्लाइंड प्लेन का सरफेस है वो जो एंगल बना रहा है वो हम लोगों ने थोड़ा स्कोर आगे बढ़ा दें ताकि आपको और क्लियर आ जाए, उसको हमने ऐसे बना दिया। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये हॉरिजॉन्टल, ये इंक्लाइंड के साथ जो एक्सिस हम लोगों ने लेट करी है, आप इसको x और y एक्सिस भी कह सकते हो। अगर इसको हम लोग कहते हैं x और इसको क्या बोलते हैं, y। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया x और ये क्या हो गया। अब जरा गौर से समझें, यहां पर ये एंगल कितना है, थीटा। देखो ज्योमेट्री, ये एंगल कितना है हमारे पास में, थीटा। थीटा इज द एंगल, है ना, एंगल थीटा। अच्छा, उसके बाद ये एंगल कितना है, 90। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं, सब चीजें आनी चाहिए, थोड़ी सी मैथमेटिक्स का पार्ट है ज्योमेट्री का। ये थीटा, अच्छा ये कैसा है, 90, चूंकि परपेंडिकुलर है। तो बताओ ये एंगल बच्चों कितना होगा, कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ये बात सबको समझ में आ गई, 90 माइनस थीटा। अच्छा, x और y आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। x और y आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। तो ये एंगल पूरा कितना था, 90। तो बताओ इतना एंगल कितना आया, ये कितना, 90 माइनस थीटा, ये कितना, 90। सो दिस एंगल विल बी थीटा। इसका मतलब ये हुआ, डायरेक्ट हम लोग यहां पर लिख सकते हैं थीटा। जब आपकी प्रैक्टिस होगी ना तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, तो आप सीधे कर ले जाओगे। एक बार कॉपी में अपने आप एंगल को निकाल के देखना, तो आपको प्रॉब्लम और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी। चलिए, तो यहाँ पर ये एंगल कितना, थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90, थीटा। सबको बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ा जाए, सबको समझ में आ गया। अब यहाँ पर ये जो mg है, इसका एक कंपोनेंट थीटा के अलोंग दैट इज इक्वल टू mg cos थीटा। ये देखो mg cos थीटा, यहाँ पर भी अगर हम लिखें तो दिस इज mg cos थीटा। तो थीटा के साथ मिनिमम एंगल बनाएगा, और जो इसके साथ 90 डिग्री पर होगा, इस पर होगा 90 पर अलोंग द y दैट इज mg sin थीटा। तो यहां पर भी एक कंपोनेंट बेटा क्या आ गया, mg sin थीटा। ये कंपोनेंट सबको बांटना समझ में आया, बोले भाई। वेक्टर के पार्ट 2 के वीडियो में हम लोगों ने फोर्स के कंपोनेंट करके देखे थे, ए वेक्टर के कंपोनेंट करके देखे थे। आज हम लोगों ने किसके कंपोनेंट बनाए, इंक्लाइंड प्लेन में किसी ऑब्जेक्ट के वेट के कंपोनेंट। तो कौन कौन से कंपोनेंट हो गए, एक हो गया mg cos थीटा और एक हो गया mg sin थीटा। ये दो कंपोनेंट हो गए किसके, mg के, और यहां पर ये एंगल कितना था, थीटा। सबको समझ में आ गया, बोलिए। तो mg के कितने कंपोनेंट, दो। कौन कौन से, mg sin थीटा और mg cos थीटा। ये प्रॉब्लम कहां के लिए है, जब हमको कोई भी इंक्लाइंड प्लेन की प्रॉब्लम होगी और वहां पर वेट को हमको दो कंपोनेंट में अलग अलग रिजॉल्व करना होगा, तो हम लोग इस प्रकार कंपोनेंट को रिजॉल्व करेंगे, एक mg sin थीटा और एक mg cos थीटा। डायग्राम को बना लें फटाक से, ड्रॉ कर लिया सभी लोगों ने। तो ये कंपोनेंट की प्रॉब्लम कहां की है, ये कंपोनेंट की प्रॉब्लम तब की है जब कोई भी ऑब्जेक्ट कहां पर रखा जाए,
इंक्लाइंड प्लेन पे रखा जाए और हमको क्या निकालना हो, कंपोनेंट। क्या निकालना हो, कंपोनेंट। बड़ा आसान। तो यहाँ पर दो कंपोनेंट वेट के हो गए, एक mg cos थीटा और एक mg sin थीटा। अच्छा, थोड़ा सा नॉलेज और अभी आगे काम आएगा फ्रिक्शन वाले टॉपिक में, एनएलएम वाले टॉपिक में, न्यूटन्स लॉ जिसको बुला जाता है। यहाँ पर और कौन कौन से फोर्सेस होंगे। वेट तो आपको समझ में आ गया कि वेट क्या है, mg। इस m मास का वेट क्या है, mg। इसके दो कंपोनेंट mg cos और mg sin। अच्छा, ऊपर की ओर इसमें और क्या काम करेगी, नॉर्मल रिएक्शन। इसको क्या बोला जाता है, अविलंब प्रतिक्रिया, नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर। इसको n से भी रिप्रेजेंट करते हो और r से भी रिप्रेजेंट करते हो। तो n को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। इसको कहीं कहीं r भी बोल दिया जाता है। और ये जो होता है, ध्यान रखना, नॉर्मल रिएक्शन, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ से, इससे न्यूटन्स थर्ड लॉ से mg cos थीटा कहां पर है, डाउनवर्ड, और नॉर्मल रिएक्शन कहां पर है, अपवर्ड। लेकिन दोनों एक ही एक्सिस पर हैं, इसलिए n इज इक्वल टू, फार्मूला हमारे पास बेटा क्या बनता है, mg cos थीटा। n किसको बैलेंस करेगा, वेक्टर की प्रॉपर्टी से। mg cos थीटा कहां है, डाउनवर्ड, n कहां पर है, अपवर्ड। तो n किसको बैलेंस करेगा, n mg cos थीटा को बैलेंस करेगा। इसका मतलब n इज इक्वल टू mg cos थीटा। ये फार्मूला सबको समझ में आ गया। तो अब अगर कहीं पर कोई भी दूसरी वैल्यू गिवन हो तो आप उस वैल्यू से उसके कंपोनेंट को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हो गया। रब कर दिया जाए इसको, अच्छी तरह इसको समझ लीजिएगा कैसे कंपोनेंट हम लोगों ने रिजॉल्व किए। इंक्लाइंड प्लेन पर, इस पर इंक्लाइंड प्लेन जिसको बोला जाता है आनत तल। तो कोई भी एक ऐसा प्लेन जो हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे झुका हो, ऐसे प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्लाइंड प्लेन। और वो एंगल क्या कहलाता है, प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन, उसको बोला जाता है झुकाव कोण। कौन सा कोण, झुकाव कोण। ध्यान रखिएगा। n को क्या बोलते हो, नॉर्मल रिएक्शन यानी अविलंब प्रक्रिया। mg को क्या बोलते हो, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। mg के कितने कंपोनेंट, mg के दो कंपोनेंट, एक mg cos थीटा और एक mg sin थीटा। कैसे हुआ, ये बात हमने आपको बताई। क्लियर। चलिए अब इसे एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इसका एक क्वेश्चन हम लोगों ने आपसे बोला कि यहां पर एक इंक्लाइंड एंगल है 30 डिग्री। कोई भी एक इंक्लाइंड प्लेन, ये वाला प्लेन हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर है और एक 5 किलोग्राम की ऑब्जेक्ट, 5 केजी ऑब्जेक्ट इस इंक्लाइंड प्लेन पर इस प्रकार रखी गई है। क्लियर। एंगल कितना है, 30 डिग्री। वेट कितना है, 5 केजी। कहां रखा है, इंक्लाइंड प्लेन पर। और हमने आपसे कहा कि फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। कैसे करोगे, अभी हम लोगों ने सीखा था, सॉल्व किया जाए इसको, वही अपने आप भी ट्राई कर लो। यहां पर ये कितना, 5 केजी। तो बताइए नीचे की ओर सबसे पहले वेट कितना, 5g। W इज इक्वल टू mg, W इज इक्वल टू mg। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व बल कहा जाता है, कहां लगता है, ऑलवेज डाउनवर्ड, mg। ठीक। 5g के कितने कंपोनेंट, दो कंपोनेंट। ये एंगल कितना, 30। तो ये एंगल कितना, 30। अभी पढ़ा था ना पीछे, अगर ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल कितना, थीटा। क्लियर। 5g का ये कंपोनेंट कितना, बोलिए, 5g cos 30। और 5g का ये वाला कंपोनेंट कितना, 5g sin 30। तो 5g के कितने कंपोनेंट हो गए, दो कंपोनेंट। एक हो गया 5g cos 30 और एक हो गया 5g sin 30। तो अगर हम दोनों कंपोनेंट की बात करें तो पहला कंपोनेंट आया, फर्स्ट कंपोनेंट मींस पहला घटक इज इक्वल टू 5g cos 30। अगर हम लोग g की वैल्यू को क्या ले लें, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जानते होंगे, गुरुत्वीय त्वरण, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्या वैल्यू आई, 5 × 10। और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। इससे हमने इसको कैंसिल कर दिया तो पहला आंसर आया 25√3। कौन सा कंपोनेंट, इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर। ये कौन सा प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन, आनत तल। इसके परपेंडिकुलर, लंबवत जो कंपोनेंट होगा, यहां लिखने परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू द इंक्लाइंड प्लेन। किसी भी इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आएगा वो 25√3। अब सेकंड कंपोनेंट इसका कैसे हम लोग निकालेंगे, बड़ा आसान है। अगर हमको इसका दूसरा घटक कहीं पर लिखना हो तो सेकंड कंपोनेंट को आप क्या लिखोगे, 5g sin 30।
5g sin 30 में g की वैल्यू को क्या रखा 10, sin 30 कितना दिस, तो 5 into 5 दैट मींस 25। तो इसके कितने कंपोनेंट हो गए, दो कंपोनेंट हो गए। पहला कंपोनेंट है 25√3, दूसरा कंपोनेंट कितना 25। 25√3 कैसा था, इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर, इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर। ये देखो इंक्लाइंड प्लेन ऐसे हमारे हाथ को देखो, ऐसे इंक्लाइंड प्लेन ये हुआ, उसके परपेंडिकुलर ये कंपोनेंट होगा। और अगर अलोंग की बात करी जाए तो अलोंग का मतलब अनुदिश, उसी दिशा में। तो ये जो कंपोनेंट आया दिस इज अलोंग द, दिस इज अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा। पीछे अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को स्टडी किया और उसके बाद अभी हमने आपको एक क्वेश्चन बताया कि आप कैसे इसको लिख सकते हो। क्लियर। और कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, अच्छा थोड़ी आगे की बात कर ली जाए, क्यों भाई, और कौन कौन से फोर्सेस, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं, टॉपिक को बहुत कायदे से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है ना। अगर आपका बेस नहीं अच्छा होगा तो आगे के टॉपिक भी आपको स्लिप करेंगे। और होशियार बच्चों की ये पहचान नहीं होती कि वो किसी चीज़ को बहुत जल्दी से पढ़ के आगे की ओर बढ़ जाएं, ताकि उनकी जो तैयारी है, उनकी जो टॉपिक पे कमांड है वो बहुत लूज हो जाए। और जब आप किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठो तो आपको फिर उसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़े, तो ठीक है ना। तो थोड़ा सा सहूलियत के साथ। तो यहाँ पर देखिए और कौन सी फोर्स होगा, एक कंपोनेंट यहाँ पर हम लोगों ने कर लिया mg cos, mg sin, दिस इज 5g, दिस एंगल इज 30 डिग्री। अगर g की वैल्यू 10 ना होकर 9.8 होती तो आंसर हम 9.8 से निकाल लेते, लेकिन चलो फिलहाल अभी ऐसे ही है, कर ले जाओगे। और ऊपर की ओर क्या लगेगी, नॉर्मल रिएक्शन, क्या लगेगी, नॉर्मल रिएक्शन। इसको बोला जाता है अविलंब प्रतिक्रिया। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गई n, तो अगर हम इसकी क्वेश्चन लिखना चाहें तो n इज इक्वल टू क्या बनेगा 5g cos 30। अब अगर हम आपसे कह देते कि फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन, कितनी नॉर्मल रिएक्शन है, कितनी अविलंब प्रतिक्रिया इस पे काम करेगी, तो आंसर आया 5g cos 30। और 5g cos 30 कितना 25√3। n की वैल्यू कितनी आ गई 25√3। सबको बात क्लियर हो गई क्या। एंगल की कभी कोई यूनिट यहां पर नहीं होगी, cos 30 इसको रेडियन ना लिख देना भूल से, ध्यान रखिएगा। जब केवल होता है 30, 60, 45, 160, ठीक है ना, एनी वन कुछ भी हो, तब हम लोग क्या लिखते हैं, रेडियन। क्लियर, या तो डिग्री, अन्यथा अगर इसके साथ कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, साइन का, कॉस का, तो हम लोग उसकी कोई यूनिट नहीं लिखते। इस बात को आपके माइंड में होना चाहिए। क्लियर। इसलिए वाले पार्ट 2 के वीडियो को देखो जाकर के, कंपटीशन फिजिक्स बाय आशीष सर सर्च करके, उसमें हमने एंगल को निकालना आपको सिखाया था कि दो वेक्टर किस प्रकार के एंगल को, उनके बीच का एंगल कैसे देखा जाता है। तो आपने कहा था टेल से टेल या फिर हेड से हेड को ज्वाइन करके एंगल को हम निकाल सकते हैं। जब कोई पर्टिकुलर कहीं थीटा गिवन हो, है तो मैथमेटिक्स की बात, लेकिन फिजिक्स में कई जगह आती है। अगर कोई पर्टिकुलर एंगल गिवन है थीटा, तब तो आप उसको डिग्री या रेडियन में लिखोगे। लेकिन अगर कोई उसके साथ टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कुछ भी, तो हम उसके किसी भी एंगल को डिस्क्राइब नहीं करते, यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाती है। तो कॉस 30 की कोई यूनिट नहीं, साइन 30 की कोई यूनिट नहीं, क्योंकि 5g और g सब लोग जानते हो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस प्रकार ही हम लोगों ने कंपोनेंट को निकालना सीखा। अविलंब प्रतिक्रिया कितनी होगी, नॉर्मल रिएक्शन, n इज इक्वल टू 25√3। सबको क्लियर हो गया, नोट कर लें फटाक से। सॉल्व हो गया सभी से क्वेश्चन। तो इंक्लाइंड प्लेन का एक क्वेश्चन अपने आप सभी लोग करें, कंपोनेंट को रिजॉल्व करना। इसलिए हमारे पास कोई भी एक इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल हमको गिवन है 30 डिग्री, चलो उस बात को चेंज करना है, एंगल गिवन है 53 डिग्री, और यहां पर एक 2 kg की एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने रखा है। आपको क्या करना है, फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको वस्तु के बाहर के अलग अलग कंपोनेंट रिजॉल्व करने। कैसे करोगे, बिल्कुल सिंपल है, हो जाएगा, करिए फटाक से। सॉल्व हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 53 डिग्री और ये 2 kg। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले क्या करेंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो ये हो गया 2g। उसके बाद इसके दो कंपोनेंट
ये एंगल कितना 53, तो ये भी एंगल कितना 53 डिग्री। बताइए ये कंपोनेंट कितना 2g cos 53 डिग्री, और ये वाला कंपोनेंट कितना 2g sin 53 डिग्री। है ना आसान हमारे लिए, 2g cos 53, 2g sin 53, 53 और ये 2g। क्लियर हो गया? अलग से डायग्राम बनाने की जरूरत तो है नहीं, इस बार कर ले जाओगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कंपोनेंट कौन सा जो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर है। इंक्लाइंड प्लेन माने आनत तल के परपेंडिकुलर, ठीक, परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू द इंक्लाइंड प्लेन। अगर आप इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात करोगे तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आएगा, इज इक्वल टू 2g cos 53, ठीक है 53। अब क्या करना है, cos 53 पता होना चाहिए। कैसे पता करोगे, लर्न कर लो, बड़ा आसान है। यहां पर हम ड्रॉ कर देते हैं ये ट्रायंगल, ये कितना 53 डिग्री, ये होता है 4, ये 3 और ये 5, ठीक 4, 3 और 5। याद है ना, एक एंगल हम लोगों ने पढ़ा था 37 डिग्री का ट्रायंगल। लर्न है कि नहीं लर्न है, फिर से देख लो। यहाँ पर ये था 37 डिग्री, तो ये 3, 4 और ये 5। तो 37 हो तो 3, 4, 5, 53 हो तो 4, 3, 5। क्लियर? अब तो आसान है, cos 53 तो 2 इंटू जी, जी कितना 10 और cos 53 का मीन्स हुआ 3/5, 3/5। तो यहाँ पर ये कितना हुआ मीन्स 12। और दूसरा कंपोनेंट कौन सा होगा बोलो हमारे पास में, दूसरा होगा इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग। तो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, आनत तल के अनुदिश। अगर आप इंक्लाइंड की बात करोगे तो ये कितना है 2g sin 53, 2g sin 53, g की वैल्यू कितनी 10 और sin 53 की वैल्यू कितनी 4/5, 4/5, 5 से ये कैंसिल 2, ये आ गया 16, दैट इज 16, दैट इज 12। तो कितने कंपोनेंट हो गए, इधर कितना आया बोलिए, इधर पे आया 12 और इधर पे कितना आया 16। इस प्रकार आप लोगों ने इंक्लाइंड प्लेन में कंपोनेंट को रिजॉल्व करना सीख लिया। क्लियर? अब आपसे बोला जाए नॉर्मल रिएक्शन, तो जानते हो नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल N। तो अगर हमको निकालना हो नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन अविलंब प्रतिक्रिया, नॉर्मल रिएक्शन N इज इक्वल टू, N किसको बैलेंस कर रहा है 2g cos 53, और 2g cos 53 की वैल्यू अभी हमारे पास में कितनी आई है 12। दैट मींस कितना नॉर्मल रिएक्शन है N इज इक्वल टू 12। सबको क्लियर हो गया? तो इस प्रकार हम लोगों ने सीखा इंक्लाइंड प्लेन में हम लोग कैसे कंपोनेंट को रिजॉल्व करते हैं। ये बात सबको क्लियर हो गई? तो कैसे हम लोगों ने देखा कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, ऐसे पार्ट नोट कर लीजिएगा फटाक से, हम आगे की तरफ पढ़ते हैं। तो कंपोनेंट में हम लोगों ने सीखा कि एनी वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड इन देयर कंपोनेंट्स इन 2D एंड आल्सो इन 3D, ठीक है ना। 2 डायमेंशनल प्लेन और 3 डायमेंशनल प्लेन में हम लोग आसानी से कंपोनेंट को क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते। चलिए, तो हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, क्रम में होता है योग। वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। r इज इक्वल टू a प्लस बी, तो r इज इक्वल टू अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, बट r इज इक्वल टू a माइनस b, देन r इज इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। r को क्या बोला जाता है, रिजल्टेंट वेक्टर, और a और b क्या होते हैं, वो वेक्टर जिन वेक्टर्स को हमको प्लस करना था या फिर माइनस करना था। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक, इसका नाम है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स मीन्स वेक्टर का गुणन। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में हमको क्या निकालना है, वेक्टर का गुणन। तो अब हमको सीखना है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, जिनको हम लोग बोलते हैं वेक्टर का गुणन। देखिए अभी हम लोग ये जानते हैं
कि अगर हम किसी वेक्टर के साथ वेक्टर को प्रोडक्ट करें तो जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है। अगर आप किसी सदिश से सदिश का मल्टीप्लाई करें तो आंसर सदिश भी हो सकता है और अदिश भी हो सकता है। इसलिए प्रोडक्ट कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक को हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। इसका दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को इस प्रकार डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को आप लोग पढ़ते हो आदिश गुणन। कौन सा? आदिश गुणन। या फिर इसी को हम लोग पढ़ते हैं स्केलर गुणन। एक हो गया स्केलर प्रोडक्ट, इसका दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट। दूसरा जो प्रोडक्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। या इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। इसका दूसरा नाम है वेक्टर गुणन, या इसी को हम लोग बोलते हैं सदिश गुणन। ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चे कंफ्यूज मत होइएगा। अदिश गुणन, स्केलर गुणन एक ही बात होती है, उसी को डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर गुणन और या वेक्टर प्रोडक्ट इसको अभी हमने बोला या क्रॉस प्रोडक्ट बोला, ये भी एक ही बात होती है। क्रॉस को इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है जबकि डॉट को इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक प्रोडक्ट हुआ स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा कौन सा? वेक्टर प्रोडक्ट। क्लियर? अगर दो क्वांटिटीज, जैसे हमने कहा कि ए एंड बी, एग्जांपल ए वेक्टर को अगर बी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो और आपको मिल जाए सी, ठीक, लेकिन सी कैसा हो? स्केलर हो। सी कैसा हो? स्केलर। ए कैसा है? वेक्टर। बी कैसा है? वेक्टर। लेकिन सी कैसा है? स्केलर। सी में कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए ये प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? स्केलर प्रोडक्ट। लेकिन अगर हम लोग बात करें ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर और इज इक्वल टू सी वेक्टर, तो यहां पर अब जो रिजल्ट आया वो भी कैसा आया? वेक्टर आया। इसका मतलब ये हुआ ये प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? वेक्टर प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? स्केलर। तो एक प्रोडक्ट होता है स्केलर प्रोडक्ट मींस अदिश गुणन और दूसरा प्रोडक्ट होता है वेक्टर प्रोडक्ट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सदिश गुणन। तो कितने प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं? दो प्रकार के। वेक्टर्स के कितने प्रोडक्ट? दो प्रोडक्ट। नंबर 1 स्केलर प्रोडक्ट और नंबर 2 वेक्टर प्रोडक्ट। सबको पूरी बात क्लियर हो गई? जितने भी आप फिजिक्स में फार्मूले देखोगे वो या तो स्केलर प्रोडक्ट का एग्जांपल है और या तो वेक्टर प्रोडक्ट का एग्जांपल है। या तो दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट स्केलर आया होगा और या तो दो वेक्टर्स को प्रोडक्ट करने पर रिजल्ट क्या आया होगा? वेक्टर आया होगा। इसलिए कितने प्रकार के प्रोडक्ट हो गए? दो प्रकार के प्रोडक्ट। एक हो गया स्केलर प्रोडक्ट और एक कौन सा हो गया? वेक्टर प्रोडक्ट। तो अब हम लोग बारी बारी से दोनों की स्टडी करेंगे। नंबर 1 स्केलर प्रोडक्ट और नंबर 2 वेक्टर प्रोडक्ट। क्लियर? नोट कर ले सब लोग फटाफट, तब तक हम इसमें आगे की तरफ फिर बढ़ते हैं। तो अब हमको स्टार्ट करना है जो प्रोडक्ट, उसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट। कौन सा? स्केलर प्रोडक्ट। अब हम लोग स्टार्टिंग करेंगे जो प्रोडक्ट, उसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट। इसका दूसरा नाम क्या था? डॉट प्रोडक्ट। क्लियर? हिंदी में जानते ही हो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपको पता चल गया कि हम स्केलर गुणन या अदिश गुणन की बात करते हैं। जैसे बच्चों हमारे पास कोई भी एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, दिस इज ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर है हम लोगों के पास में बी वेक्टर। ये बात सबको समझ में आ गई क्या? और दोनों के बीच का एंगल बच्चों कितना है? थीटा। ठीक? अगर हम बी से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, बोलिएगा एंगल कितना? 90। बोलिए बी वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर ए पर लो, अगर हम ए वेक्टर पे बी वेक्टर का प्रोजेक्शन लें तो एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री बन गया। और ये एंगल कितना है हमारे पास में? थीटा एंगल है। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे? बी का प्रोजेक्शन जब ए की डायरेक्शन में लेंगे तो ये कंपोनेंट आएगा बी कॉस थीटा। कंपोनेंट याद आया? बोलो, कंपोनेंट याद आ गया? बी का ये कंपोनेंट कितना होगा? बी कॉस थीटा। किस डायरेक्शन में?
एक ही डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? एक ही डायरेक्शन में। देन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यहां पर ए क्या है? दिस ए, यहां पर ए क्या है? ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और बी क्या है? बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और थीटा क्या है? थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और ये देखो बीच में साइन कैसा लगा है? डॉट, एक बिंदु सा दिख रहा होगा, एक पॉइंट सा दिख रहा होगा, और इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। क्लियर? तो ये तो स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है, और इसका फार्मूला क्या होता है? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अगर आप इसमें थोड़ी सी अकल लगाओ, जो लगानी चाहिए हर बच्चे को, तो ए के साथ मल्टीप्लाई इसका है बी कॉस थीटा का, और बी कॉस थीटा क्या है? बी कॉस थीटा वेक्टर बी का कंपोनेंट किस डायरेक्शन में? एक ही डायरेक्शन में, इसलिए पूरा फार्मूला बन गया ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। सबको पूरी बात क्लियर हो गई? तो यहां पर ए क्या है? वेक्टर ए का परिमाण। हिंदी मीडियम ध्यान दें आप भी। ए वेक्टर क्या है? वेक्टर ए का परिमाण। बी क्या है? सॉरी, वेक्टर बी का परिमाण। परिमाण का मीन्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी, और दोनों के बीच का एंगल कितना ब्रो? थीटा। इसका मतलब ये हुआ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। पूरी प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई? चलिए, बहुत अच्छी बात। अब इसके अगर हम लोग एग्जांपल पे गौर करें कि जो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा है, यानी जो ए डॉट बी है, यानी जो स्केलर प्रोडक्ट है, इसकी कौन कौन से बेसिक एग्जांपल्स होते हैं? नोट कर लिया सभी लोगों ने? चलिए बच्चों, साथ साथ चलिए, ताकि हर टॉपिक आपको क्लियर स्टार्ट हो। ठीक है ना? पूरी फुल एक्सप्लेनेशन टॉपिक की आपको हम कायदे से दे रहे हैं, ताकि कोई जल्दबाजी ना हो। तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है, आपकी भी ये ड्यूटी बनती है कि हम इन चीजों को बिल्कुल भी ओरली उड़ा ना दें। उड़ने वाली पढ़ाई अच्छी नहीं होती। हो सकता है शायद कुछ लोगों को अच्छी लगती हो, फिलहाल हमें तो नहीं लगती। जब तक आपको टॉपिक में कमांड नहीं होगी, आपको हर चीजें अच्छी तरह नहीं आई होंगी, तो फिर आप आगे स्वाभाविक रूप से फंसेंगे क्वेश्चंस में, और जो कि अच्छी बात नहीं है, ये बहुत ही गंदी बात। क्लियर? अब हमको क्या पढ़ना है? एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे? चला जाए भाई। जैसे आपने देखा होगा वर्क डन पढ़ा है कभी? कार्य का फार्मूला, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट आता है। जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाओगे तो विस्थापन आएगा, जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करोगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, नेचुरली, स्वाभाविक है। क्लियर? तो वर्क डन होता है W इज इक्वल टू F डॉट S। W इज इक्वल टू F डॉट S। यहां पर F क्या है? बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स, और S क्या है? डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन, और W क्या है? W इज द वर्क। तो कार्य का जो फार्मूला होता है W इज इक्वल टू F डॉट S। बल और विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट W के बराबर होता है। W इज इक्वल टू F डॉट S। W इज द वर्क डन, F इज द फोर्स, S इज द डिस्प्लेसमेंट, सो W इज इक्वल टू F डॉट S। और W इज इक्वल टू F डॉट S, तो इसी प्रॉपर्टी पे W इज इक्वल टू Fs cos थीटा, क्योंकि A डॉट B इज इक्वल टू कितना? AB cos थीटा, सो W इज इक्वल टू Fs cos थीटा। बड़ा आसान है। अच्छा, अगर आप गौर करो, चलिए बच्चों, जैसे हमने कहा ये मास की बॉडी, जैसे मैंने बोला ये m मास की बॉडी, वैसे मैंने बोला दिस फोर्स इज दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर s, दिस एंगल इज थीटा, सो W इज इक्वल टू Fs cos थीटा। तो आपको डायग्राम से भी क्लियर हो गया कि कौन से एंगल थीटा की बात की जा रही है। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। टॉपिक का नाम वर्क, पावर एंड एनर्जी, और 9th और हाई स्कूल में अगर आपने पढ़ रखा है तो आप बहुत ही होनहार छात्र हैं। लेकिन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखा है या भूल गए हैं,
ध्यान रखिएगा। उनको अभी आगे टॉपिक आएगा, उसका नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो वहां पर उन चीजों को कायदे से डिस्क्राइब किया जाएगा। फिलहाल बता तो दिया, तुमको समझ में आ जाना चाहिए। W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो स्केलर प्रोडक्ट का पहला एग्जांपल क्या हुआ? W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। क्लियर? सेकंड एग्जांपल की अगर हम लोग बेटा बात करें तो पावर, कौन सी पावर? मैकेनिकल पावर। क्यों भाई? मैकेनिकल पावर। पावर कई प्रकार की होती है। पावर शक्ति या सामर्थ्य, पावर वाट, किलोवाट, मेगावाट, दिमाग में आ रहा होगा ना, आना ही चाहिए। ठीक? मैकेनिकल पावर, यांत्रिक शक्ति। यांत्रिक शक्ति यानी मैकेनिकल पावर। दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। और इसका बेसिक फार्मूला P इज इक्वल टू F डॉट V। P इज इक्वल टू F डॉट V। F क्या है? एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, और V क्या है? वेलोसिटी। V क्या है बोलो? वेलोसिटी, वेग। और बल और वेग का अदिश गुणन पावर के बराबर होता है। ठीक है ना? द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स टू द वेलोसिटी इज इक्वल टू पावर। नोट कर लिया सभी लोगों ने? बहुत अच्छी बात। अगला एग्जांपल जो हम लोग के सामने होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। इंटरमीडिएट क्या है? पहली यूनिट। इंटरमीडिएट में जो पहली यूनिट थी उसमें आपने टॉपिक पढ़ा होगा, इसका नाम था गॉस थ्योरम। और वहां पर हम लोग निकालते थे फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिक फार्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ई को क्या बोलते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ए को क्या बोला जाता है? एरिया वेक्टर। तो फाई ई बराबर क्या होता है? ई डॉट ए। क्या होता है? ई डॉट ए। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और ए क्या है? एरिया वेक्टर। सो फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ठीक है? फाई को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ई को क्या बोलते हो? वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ए को बोलते हो एरिया वेक्टर यानी क्षेत्रफल सदिश। और ये हमेशा सरफेस पे क्या होता है? परपेंडिकुलर, तल के लंबवत। उसके बाद जो फ्लक्स आता है उसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स। नए नए नाम सब हमारे लिए, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा। जिन्होंने पढ़ा बहुत अच्छी बात। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। जिस प्रकार फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, वैसे फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। बी को क्या बोलते हो? बी को बोलते हो मैग्नेटिक फील्ड। और ए को क्या बोलते हो? ए को कहते हो एरिया वेक्टर। और बी और ए का जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है? फाई के। तो फाई इज इक्वल टू फार्मूला क्या बना? बी डॉट ए। बी को मैग्नेटिक फील्ड, ए को एरिया वेक्टर, पूरा प्रॉपर्टी बन गई फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। सारे एग्जांपल आपको समझ में आ गए क्या? क्यों भाई? सारे एग्जांपल आपको समझ में आ गए क्या? स्केलर प्रोडक्ट का पहला एग्जांपल वर्कडल, कार्य का सूत्र। स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा एग्जांपल मैकेनिकल पावर, यांत्रिक शक्ति। स्केलर प्रोडक्ट का अगला एग्जांपल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स जिसको बोला जाता है। अगला एग्जांपल मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। और ये होता किसके इक्वल है? फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ये डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट एस, ये पी इज इक्वल टू एफ डॉट बी। क्लियर? नोट कर ले फटाक से इन सारी चीजों को। तो ठीक है बच्चों, अभी हम लोगों ने क्या स्टडी किया कि ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना? ए बी कॉस थीटा। इसको बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसके एग्जाम्पल्स अभी हम लोगों ने पढ़ लिए। पहला कौन सा एग्जाम्पल था? वर्कडल। दूसरा कौन सा एग्जाम्पल? इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर या मैकेनिकल पावर आप बोलो, मैकेनिकल पावर, यांत्रिक शक्ति। तीसरा क्या एग्जाम्पल था इसका? तीसरा एग्जाम्पल था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगला एग्जाम्पल क्या था? मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर? अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं, ध्यान दो। जैसे कोई भी दो वेक्टर ए और बी अगर पैरेलल हो तो थीटा इज इक्वल टू कितना? 0 डिग्री। और जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तो इनका स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 0। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 0। और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? बोलिए 1। इसका मीन्स क्या हुआ? ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना आया? ए बी आया। बस को समझ में आ गई। दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हुआ? ए बी। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें, both vectors are mutually perpendicular, a and b are perpendicular, लंबवत हो।
तो इनके बीच का एंगल कितना हुआ, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, दैट मीन्स ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी दो वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर हो, व्हेन टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा 0। सबको समझ में आ गया। अगर दो वेक्टर आपस में कैसे हो परपेंडिकुलर, उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है 0। तो कोई भी वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर होंगे, उनका स्केलर प्रोडक्ट हमेशा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये बात सबको क्लियर हो गई। तो अगर वेक्टर कैसे हैं पैरेलल विद ईच अदर, एक दूसरे के समानांतर, तो ए डॉट बी किसके इक्वल होगा ए बी के। और अगर वेक्टर आपस में कैसे हैं परपेंडिकुलर, उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा 0। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, भूल मत जाना, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स विल बी 0 मींस ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। नोट कर लिया सभी लोगों ने। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर ए डॉट बी किसके इक्वल होगा ए बी के, लेकिन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री की अगर बात करी जाए तो ए डॉट बी किसके इक्वल होगा 0 के। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आ गया 0, ठीक है ना। तो दो लंबवत सदिशों का स्केलर गुणन क्या होता है 0। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ध्यान दें, दो लंबवत सदिशों का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है। कोई भी दो वेक्टर दिए जाएं और अगर वो परपेंडिकुलर हैं, उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा बोलिए 0 होगा। उसके बाद सभी लोग जानते हो स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, मीन्स क्रम विनिमय होता है, क्रम विनिमय। और क्रम विनिमय का मतलब आप जानते हो ए डॉट बी की वैल्यू बी डॉट ए की वैल्यू के क्या होगी इक्वल होगी। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। जो वैल्यू ए डॉट बी की होगी वही वैल्यू किसकी होगी बी डॉट ए की होगी। और कौन कम्यूटेटिव होता था वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। ए प्लस बी की वैल्यू किसके इक्वल होती थी बी प्लस ए के, लेकिन ए माइनस बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता था। ए डॉट बी की वैल्यू किसकी इक्वल होती है बी डॉट ए के इक्वल होती है। अब जैसे हम लोगों ने कहा कि ए वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास में है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस का ए जेड के कैप, और बी वेक्टर हमारे पास है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप और प्लस का बी जेड के कैप। ये क्या लिखा हुआ है बोलिए, ये सारे कंपोनेंट लिखे हुए हैं। ए वेक्टर के कंपोनेंट ए एक्स ए वाई और ए जेड, और बी वेक्टर के कंपोनेंट बी एक्स बी वाई और बी जेड, और हमको इनका क्या निकालना हो डॉट प्रोडक्ट। तो कैसे डॉट प्रोडक्ट आएगा, क्या लिखोगे ए एक्स आई प्लस ए वाई जे ए जेड के डॉट कितना बी एक्स आई बी वाई जे और बी जेड के, ठीक है ना। ऐसे लिख दिया गया। यहां पर आएगा कोफिशिएंट कितना ए एक्स, यहां पर आएगा कोफिशिएंट कितना बी एक्स, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो क्या आया ए एक्स बी एक्स, और आई डॉट आई किसके इक्वल हो गया 1 की। समझ में आ गया सबको। यहां पर जे कैप का कोफिशिएंट कितना ए वाई, यहां पर जे का कितना बी वाई, दोनों को मिलाओगे तो आएगा ए वाई बी वाई और जे डॉट जे कितना 1, और प्लस दूसरा कैसे आया ए जेड बी जेड, और इसकी भी वैल्यू क्या हो गई 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए डॉट बी आया वो कितना आया बोलिए ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ठीक इस प्रकार हम लोग दो वेक्टर्स के स्केलर प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर हम लोग इन्हीं दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट लेना है तो हम लोग फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये बात सबको समझ में आ गई। इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स मींस ए डॉट बी। ठीक है। अब अगर कोई दूसरा वेक्टर गिवन हो उस वेक्टर को हम लोग लेकर चलेंगे, और यहाँ पर हम लोगों ने चूंकि ए और बी को लेट किया था इसमें पूरी कंडीशन हम लोगों ने ए और बी के कंपोनेंट यानी घटकों से समझ ली। ए के 3 कंपोनेंट ए एक्स ए वाई और ए जेड, बी के 3 कंपोनेंट बी एक्स बी वाई और बी जेड, और जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया तो क्या आया ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस का ए जेड बी जेड। सबको क्लियर हो गया।
चलिए, तो आपको ये बात याद रखनी है कि अगर दो वेक्टर आपस में कैसे हैं पैरेलल, तो ए डॉट बी किसके इक्वल होगा, ए बी के। दो वेक्टर अगर कैसे हैं परपेंडिकुलर, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। डॉट प्रोडक्ट का क्या मीन्स होता है, स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हो, अदिश गुणन। और हमको क्या ये लर्न रखना है, और हमको ये लर्न रखना है कि अगर कोई भी दो वेक्टर हमको ए और बी गिवन हो, उनकी वैल्यू कुछ भी गिवन हो, हम उनका क्या निकाल सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। और फार्मूला क्या लगेगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई और प्लस का ए जेड बी जेड। ये बात सबको क्लियर हो गई, सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नोट करते चला करो साथ साथ, नोट करने में प्रॉब्लम हो तो वीडियो को पॉज करके आप टॉपिक को नोट कर लिया करें। चलिए, अब जैसे हम लोगों ने ये देखा कि हमारे पास कोई भी एक वेक्टर है, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस का ए जेड के कैप। दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई बी वाई जे और बी जेड के कैप। क्लियर? और हमको क्या निकालना है बच्चों, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हमको दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल को सॉल्व करना है। किसके किसके बीच के एंगल को, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच के एंगल को हमको सॉल्व करना है। तो कैसे करोगे, क्या फार्मूला भी हमारे पास होता था, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो बताइए यहाँ से कॉस थीटा का फार्मूला क्या आया, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी। अच्छा, ये जो ए और बी लिखा है ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। इसी फार्मूले को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी। और मॉडुलस निकालने का तरीका आपको पता है, अंडर रूट आई जे के कोफिशिएंट के स्क्वायर को निकाल करके प्लस किया जाता है तो ए और बी आ जाता है। क्लियर? तो अगर हम लोग यहाँ से बात करें अपने क्वेश्चन की, तो यहाँ से अगर ए डॉट बी की बात करी जाए तो ए डॉट बी हमारे पास कितना था, यहाँ लिख दें cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अभी हम लोगों ने किया था ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड और अंडर रूट, बताइए मॉड ऑफ ए कितना, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर और अंडर और मॉड ऑफ बी कितना, अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर और प्लस का बी जेड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा। इस फार्मूले से हम लोग दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको एंगल निकालना भी आना चाहिए, आपको दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट यानी अदिश गुणन निकालना भी आना चाहिए। थीटा इज इक्वल टू 0 की कंडीशन भी याद होनी चाहिए, थीटा इज इक्वल टू 90 की कंडीशन भी लर्न होनी चाहिए और ये भी पता होना चाहिए स्केलर प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, कम्यूटेटिव, यानी स्केलर गुणन हमेशा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। सबको क्लियर हो गया? नोट कर लो फटाक से, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए इनटू मॉड ऑफ बी। यहाँ मॉड ऑफ ए क्या होता है, वेक्टर ए का मॉडुलस, मॉड ऑफ बी क्या होता है, वेक्टर बी का मॉडुलस और उसके बाद में थीटा को क्या बोलते हो, थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स ए एंड बी वेक्टर। तो ये बात सारे बच्चों को क्लियर हो गई? नोट कर लीजिए इसको, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा में कॉस थीटा कैसे निकाला जाता है, थीटा या कॉस थीटा, दिस इज द एंगल बिटवीन, कॉस थीटा क्या है, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी और केवल थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो बच्चों अभी हम लोगों ने क्या स्टडी कर लिया कि अगर हमको एंगल निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर और दूसरे में अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड। थोड़ा ध्यान दे देना फार्मूले को, एग्जाम में आप डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है, सीधे। अच्छा, अब उसके बाद याद करिए हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास जो ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स होते हैं, इसमें से एक वेक्टर होता है OX, एक होता था OY और एक OZ। जो OX वेक्टर होता है इसको बोलते हो I कैप, OY को बोलते हो J कैप और OZ को बोलते हो K कैप।
आई कैप, जे कैप, के कैप, दे आर ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। इनको लंब कोणीय एकांक सदिशों के नाम से जाना जाता है। याद है ना, मॉड ऑफ आई कितना होता है 1, मॉड ऑफ जे कितना होता है 1, मॉड ऑफ के कितना होता है 1। ठीक, अब उसके बाद अगर हमको निकालना हो आई डॉट आई, आई डॉट आई, तो कैसे निकालोगे बताओ? आई डॉट आई का मतलब क्या हुआ? आई का आई से प्रोडक्ट, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ 0 डिग्री। कैसे लिखा जाता है? मॉड ऑफ आई, फिर मॉड ऑफ आई कॉस थीटा का मतलब कॉस 0, और मॉड ऑफ आई की वैल्यू कितनी 1, ये भी मॉड ऑफ आई की वैल्यू कितनी 1, कॉस 0 की वैल्यू भी कितनी 1, दैट मींस आई डॉट आई इज इक्वल टू कितना हो गया? ये बात सबको समझ में आ गया? आई डॉट आई कितना 1। बस अब अगर आपको आई डॉट आई आ गया तो इसी प्रकार जे डॉट जे, ये भी कितना होगा 1, और इसी प्रकार अगर हम लोग निकालें के डॉट के, तो के डॉट के भी कितना होगा 1। तो आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। लर्न कर लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर हम लोग बात करें आई डॉट जे, तो आई का मॉडुलस 1, जे का मॉडुलस 1, और कॉस थीटा, तो आई और जे के बीच का एंगल 90 डिग्री। आई और जे और के और आई, ये सब एक दूसरे से कितने कोण पर होते हैं? दे आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, देयरफॉर आई डॉट जे इज इक्वल टू 0। जब आई डॉट जे इज इक्वल टू 0, तो जे डॉट के इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 0। समझ में आ जाएगा ना, उसी प्रकार करना है। और तीसरा कौन सा? के डॉट आई इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 0। तो ये बात हमको समझ में आ गई कि आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, बट आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, और के डॉट आई भी कितना 0। तो किसी भी ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का अगर उसी से स्केलर प्रोडक्ट है तो वैल्यू किसके इक्वल होगी 1 के, और अगर वो दूसरे से स्केलर प्रोडक्ट है तो वैल्यू क्या होगी 0 होगी। नोट कर लें फटाक से, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, बट आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई आल्सो विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो एंगल निकालना आना चाहिए, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप आनी चाहिए, ए डॉट भी निकालना आना चाहिए, थीटा इज इक्वल टू 0 पे ए डॉट भी पता होना चाहिए, थीटा इज इक्वल टू 90 पर भी आपको ए डॉट भी पता होना चाहिए। सबको क्लियर हो गया? अब जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन गिवन हो, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस का 3k, बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस का 2j और प्लस का k, और आपसे बोला गया फाइंड ए डॉट बी, अर्थात ए और बी का या तो डॉट प्रोडक्ट निकालो और या तो ए और बी का स्केलर प्रोडक्ट, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। कर ले जाओगे, बड़ा आसान है। कैसे करोगे? बोलो भाई, ए डॉट बी इज इक्वल टू, ए कितना 2i प्लस जे प्लस का 3k डॉट बी कितना 3i प्लस का 2j और प्लस का k। यहाँ पर i का कोफिशिएंट कितना 2, यहाँ पर i का कितना 3, तो 3 इंटू 2 लिख दिया जाए। चलो लिख दिया। अच्छा भाई, i डॉट i कितना होता है 1, अभी आपने पढ़ा, प्लस प्लस प्लस, j का कोफिशिएंट कितना 1, यहाँ पर j का कितना 2, तो 1 इंटू 2, और j डॉट j भी कितना 1, ठीक है, प्लस प्लस, तो यहाँ पर भी कितना प्लस, k का कोफिशिएंट कितना 3, यहाँ पर k का कितना 1, 3 इंटू 1, और k डॉट k कितना 1, और बाकी जरा आप गौर करो सारे जीरो होंगे। क्यों? i का i से तो 1 होगा, रिजल्ट आएगा, लेकिन i का j से 0, i का k से स्केलर प्रोडक्ट 0, j का j से होगा, लेकिन j का i से 0, j का k से भी कितना, और k का i से कितना 0, k का j से कितना 0, लेकिन k का k से कितना 1। ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या निकाल लेंगे? स्केलर प्रोडक्ट। करिए फटाक से, निकालिए आंसर सभी लोगों ने। कितना आया बोलिए? 3 इंटू 2 6 प्लस 2 इंटू 1 2 और प्लस 3 इंटू 1 कितना 3, तो कितना आया 6 प्लस 3 2 कितना 5, और ये टोटल वैल्यू कितनी आ गई 11, और आंसर क्या आ गया 11 यूनिट। आंसर क्या आ गया 11 यूनिट। किसका हम लोगों ने वैल्यू निकाली? बोलिए ए डॉट बी की। क्या गिवन था? ए
फिर क्या गिवन था b, और फिर हम लोगों ने क्या निकाला a डॉट b। नोट कर लो सब लोग। कब कर दिया जाए? चलिए अब उसके बाद जैसे दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगाइए आप लोग अपने आप। क्वेश्चन हमको गिवन है a वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 4k और b वेक्टर इज इक्वल टू हमको गिवन है 3j प्लस का 2k, और हमको क्या फाइंड आउट करना है? हमको फाइंड आउट करना है a डॉट b। कर ले जाओगे? क्या दिक्कत आ रही है? केवल तो दिए गए हैं, कोई टेंशन नहीं। यहां पर क्या है i और k, तो j क्या हो जाएगा 0, और यहां पर क्या दिया j और k, तो i क्या हो गया 0। कर ले जाओ, आसान है, परेशान मत हुआ करो, ठीक। निर्भीक होके काम किया करो, जीवन में कोई भी काम करिए टेंशन फ्री। 2i, अब j नहीं है ना, तो यहां क्या लिखोगे प्लस का 0j। बात तो वही हो गई, हमारी समस्या दूर हो गई, हमको j दिख भी रहा है, हम डायरेक्ट कर पाए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। वो बच्चे जो डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे उनको थोड़ा सा हमने बता दिया कि थोड़ा सा टाइम ले लेना। यहाँ 0j और प्लस का क्या लिखोगे 4k है, और फिर क्या है b वेक्टर इज इक्वल टू 3j, k तो i नहीं है तो 0i प्लस का कितना 3j और प्लस का कितना 2k, तो सॉल्व हो जाएगा a डॉट b। डायरेक्ट कर दें, बोलो कर दिया जाए डायरेक्ट, ना लिखे ना, ठीक, बहुत अच्छा। i का कोफिशिएंट कितना 2, यहाँ पर आएगा कितना 0, तो 2 इंटू 0, ये अच्छा है। और फिर i डॉट i कितना 1 प्लस प्लस, तो यहाँ कितना प्लस, j का कोफिशिएंट कितना 0, j का कितना 3 और j डॉट j कितना 1, फिर प्लस प्लस, k का कोफिशिएंट कितना 4, फिर k का कितना 2, फिर k डॉट k कितना 1। आसान है, देखो एक भी 0 आ गया तो 0, प्लस एक भी 0 आ गया तो 0, और प्लस 4 इंटू 2 कितना 8, तो बोलो कितना आया, दैट इज आंसर विल बी 8 यूनिट। सबको समझ में आ गया? तो इस प्रकार हम लोगों ने निकाल लिया a डॉट b इज इक्वल टू 8 यूनिट। तो एक क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करके दिखाया, इसमें i j के तीनों दिए थे। एक क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसा किया जिसमें केवल 2 कोफिशिएंट गिवन है, एक में गिवन था i और k और b में गिवन था j और k। तो इस प्रकार हम लोग डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व कर लेते हैं। खैर आता है, अधिकांश बच्चों को आता है, फिर भी जिनको नहीं आता हो तो हमने एक बार रिवाइज करवा दिया ताकि आपको कोई डाउट ना हो, आपको कोई समस्या ना हो, एक बार टॉपिक रिवाइज हो जाए, एग्जाम में डॉट प्रोडक्ट आपको आना चाहिए। क्लियर? चलिए थोड़ा क्वेश्चन की वैरायटी बदल दें। अब ऐसे क्वेश्चन हमको गिवन है a वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस का k, और दूसरा वेक्टर हमको गिवन है बच्चों b वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस j और माइनस का 2k, और हमको क्या निकालना है एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। हमको थीटा काउंट करना है। क्या काउंट करना है? थीटा। बड़े आसान से हम लोग करेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या होता था, बोलो a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन ab। समझ में आ गया? क्यों भाई ऐसे लिख दिया हमने, परेशान तो नहीं होना ना। मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी भी लिखा जा सकता है। देखो मैंने वेक्टर नहीं लगाया ऊपर, क्या एक ऊपर वेक्टर लगाया? नहीं लगाया, तो ये क्या है मैग्नीट्यूड। बी के ऊपर वेक्टर लगाया? नहीं लगाया, तो ये क्या है मैग्नीट्यूड। तो चाहे आप मॉडुलस करके लिखो या बिना मॉड के लिखो, कोई टेंशन नहीं। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे a डॉट बी, तो यहाँ पर लिखा, ये तो फार्मूला हो गया ना, क्या हो गया फार्मूला, दिस इज फार्मूला। अब कैलकुलेशन में क्या करते हैं, सबसे पहले a डॉट बी, जैसे लिखोगे a वेक्टर डॉट b वेक्टर कितना 2i प्लस का 2j प्लस का k डॉट b वेक्टर कितना 3i प्लस का j माइनस कितना 2k। ठीक, तो बोलो कितना i का कोफिशिएंट 2, यहाँ पर i का 3 तो 6 i डॉट i1, j का कोफिशिएंट कितना 2, यहाँ पर j का 1 तो 2j डॉट j1, k का कोफिशिएंट कितना 1, यहाँ पर k का -2 तो माइनस का 2, k डॉट k कितना 1, कितना या 6 प्लस 2 -2, 2 से 2 कैंसिल,
दिस इज 6 यूनिट। आ गया। अब बस हम लोग क्या यहां से निकाल सकते हैं, cos थीटा डायरेक्ट कर दिया जाए। अब cos थीटा a डॉट b की वैल्यू कितनी, 6 अपॉन अंडर रूट a की वैल्यू कितनी बोलो, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 इंटू b का मॉडुलस, b में देखो जरा 3 का स्क्वायर कितना 9, फिर यहाँ j पर 1 का कोफिशिएंट है तो 1 का स्क्वायर कितना 1, और k का कितना बोलो -2 का होल ऑफ स्क्वायर मींस 4। तो यहाँ पर ये कितना आया 6 अपॉन, यहाँ पर ये कितनी वैल्यू आई अंडर रूट 4 4 8 प्लस रूट 9 इंटू, और यहाँ पर अगर आप बात करो तो कितना आया अंडर रूट 14, अंडर रूट 14 रूट 9 से बाहर कितना आया 3, 6 अपॉन 3 रूट 14 और 3 से इसको कैंसिल कर दिया 2, तो बोलिए cos थीटा इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू कितनी आई 2 अपॉन रूट 14, कितनी आई 2 अपॉन रूट 14। अगर रूट 14 से इससे हम लोग थीटा की वैल्यू को निकालें देन थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2 अपॉन रूट 14, दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a एंड b। सबको समझ में आ गया। तो a और b के बीच का अगर हमको एंगल निकालना हो तो हम लोग फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन ab। a को क्या बोलते हो मॉड ऑफ a, b को क्या बोलते हो मॉड ऑफ b, और cos थीटा में थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a एंड b। क्लियर। अब अगर बच्चों कोई क्वेश्चन हमको एग्जाम में ऐसा गिवन हो, ठीक है, ये सारे ऑप्शनल आएंगे, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इनमें से ABCD करके एक करेक्ट आंसर बाकी 3 गलत आंसर, ठीक है, उसको तो आप समझ ही जाते हो। अब जैसे मैंने आपसे बोला कि क्वेश्चन गिवन है कि A वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस bj प्लस 4k और B वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस 3k, ठीक। और आपसे कहा गया if both vectors are perpendicular then value of b will be clear। अगर दोनों वेक्टर आपस में कैसे हों परपेंडिकुलर, अगर दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हों तो ऐसी कंडीशन में b की वैल्यू होगी। सॉल्व कर लोगे, कैसे किया जाएगा बोलिए भाई फटाक से। यहाँ पर a वेक्टर है b वेक्टर है, कह रहा है दोनों वेक्टर आपस में कैसे हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। तो ऐसी कंडीशन में हमको b की वैल्यू को काउंट करना है। क्या करें, याद करिए परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होती थी, अगर कोई भी दो वेक्टर लंबवत सर्कल, अगर कोई भी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो, आपस में लंबवत हो, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0। तो हम लोग क्या करेंगे, a की वैल्यू कितनी 2i प्लस का bj प्लस का 4k डॉट b की वैल्यू कितनी बोलिए i प्लस का 2j माइनस का 3k इज इक्वल टू कितना 0। i का कोफिशिएंट कितना 2, यहाँ पर i का कितना 1, i डॉट i 1 जानते हो, प्लस 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 j का कोफिशिएंट कितना b, j का कोफिशिएंट कितना 2, तो b इंटू 2 और उसके बाद में j डॉट j कितना 1 प्लस माइनस दैट इज माइनस k का कोफिशिएंट कितना 4, k का कितना 3, तो 4 इंटू 3 और दैट इज इक्वल टू कितना 0, कितना आया 2 प्लस 2b और माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, तो 2b 2 माइनस 12 कितना हुआ माइनस का 10 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 2b इज इक्वल टू 10 और दैट मीन्स 10 बाई 2, सो आंसर विल बी 5। इसका मतलब जो b की अननोन वैल्यू है वो कितनी होगी 5। क्लियर। तो आपको अगर ऑप्शन गिवन हो a b c d लिखाओ 5 4 3 0, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा a, b की वैल्यू कितनी होगी 5। क्वेश्चन हमने कैसे किया आप समझ गए होंगे कि अगर दोनों वेक्टर आपस में कैसे हैं परपेंडिकुलर यानी लंबवत, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0, और डॉट प्रोडक्ट 0 होने के लिए a डॉट b को हमने 0 कराया, और जब a डॉट b को आपने 0 कराया तो यहाँ पर बस कैलकुलेशन को ध्यान देना, i का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट तो जानते हो ना गुणांक, यहाँ पर i का कोफिशिएंट यानी 2, यहाँ पर i का 1, ये 2 इंटू 1 2 इंटू b 4 इंटू 3 12, 2 माइनस 12 कितना माइनस 10। रिजल्ट आपके सामने है। इस प्रकार दो वेक्टर आपस में क्या होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो बच्चों ये बात सबको क्लियर हो गई, बड़े बेसिक सी चीजें थी। डॉट प्रोडक्ट निकालना आपको आना चाहिए,
एंगल निकालना आपको आना चाहिए। उसके बाद में आपको ये भी पता होना चाहिए अगर कोई भी हमको अननोन वैल्यू एक वेक्टर में गिवन है और दूसरे वेक्टर में IJK में सारी वैल्यू नोन हैं और कह दे कि अगर ये दोनों वेक्टर आपस में लंबवत हैं, इफ बोथ वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो हम लोग कैसे एक अननोन फैक्टर की वैल्यू को निकालेंगे? तो क्वेश्चन आपके सामने है। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या स्टडी किया? स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, क्यों डॉट प्रोडक्ट जिसको बोला जाता है, अदिश गुणन जिसको कहते हैं। तैयारी को निरंतर आप करते रहें, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था वेक्टर का। दो प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं, स्केलर और वेक्टर। तो आज के पूरे वीडियो में हम लोगों ने वेक्टर के साथ स्केलर प्रोडक्ट की स्टडी करी। अब आगे वेक्टर के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और उसके एग्जांपल। उसके बाद एक वेक्टर का वीडियो और बनाएंगे जिसमें सारे न्यूमेरिकल्स को एक बार हम फिर से सिंप्लीफाई कराएंगे। वैसे हर टॉपिक के बाद न्यूमेरिकल्स हम साथ साथ आपको इसीलिए लगवा रहे हैं ताकि आपके लिए काम एक साथ इकट्ठा ना हो जाए और हर प्रकार के फार्मूले पे, एप्लीकेशन पे जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने की स्किल डेवलप हो। इसीलिए क्वेश्चंस हम बीच में आपको कराते चल रहे हैं। तो जो बच्चे अभी नए हम लोग के चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, जो अभी नए सब्सक्राइबर हैं या जो पहले भी पढ़ रहे हैं और उन लोगों ने वेक्टर का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का वीडियो भी नहीं देखा है, तो पहले आप उसको ध्यान से देखें, तैयारी को बहुत कायदे से करें, कोर्स को बिल्कुल उड़ाएं नहीं, ठीक है ना। इससे क्या प्रॉब्लम आएगी हम आपको हर वीडियो में बताते हैं। एग्जाम के टाइम पर आपसे कई सारी चीज़ें छूटेंगी या आपको प्रॉब्लम होगी, तो बहुत डिटेल में हर चीज़ को कायदे से पढ़िए, फिर आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन बनाएंगे। क्लियर? इस प्रकार आज हम लोगों ने ये वीडियो यहीं पर एंड किया। नए वीडियो में वेक्टर प्रोडक्ट के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।